ये लो, मान के चलो भी परागकोश के अनुप्रस्थ काट को लिया तो आपको कुछ ऐसा दिखा है ना, जैसे परागकोश कुछ ऐसे होता है ना, आगे पूतंतु वगैरह। अब मान के चलो भी अब 3D पिक्चर तो बनेगी नहीं, ऊपर से आप देखोगे और आपने ऊपर से ऐसे काटा है तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। गुब्बारा नहीं, परागकोश है भाई, और एक थैली नुमा संरचना है। ठीक है, अब इस परागकोश को आप देखोगे तो इसको अपन 4 भाग में बांट सकते हैं, है ना। अब यदि एक परागकोश की बात करें, अरे इतना जोर जोर से क्यों बोल रहे हो रे, चुपचाप बैठ जा भाई, वरना एक लगी तो पूरा पाचन तंत्र हिला दूंगा तेरा मैं। ठीक है, शांति से बैठा रहे। देखो, तो अब यदि किसी परागकोश को अपन लेते हैं तो एक तो ये वाला भाग हो गया, ये वाला हो गया, 2 4। देखो, एक परागकोश जो है ये 2 पालियों के अंदर बटा होता है। ठीक है जी, प्रत्येक पाली 2-2 और पालियों में बटी होती है। तो अपन कह सकते हैं एक परागकोश के अंदर कुल कितनी पालियां होती हैं भी? 4 पालियां होती हैं। और परागकोश की प्रत्येक पाली को क्या कहा जाता है भी? इस परागकोश की प्रत्येक पाली को कहा जाता है लघु बीजाणुधानी। अरे पहले सुन तो लो भी, यदि परागकोश के अपन अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपन ने कहा उसमें 2 चीजें दिखती है, एक तो पराग भित्तिया दिखती है और दूसरा लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिखती है। अब यदि आपने परागकोश के अनुप्रस्थ काट को लिया और गौर से देखा तो एक परागकोश जो है 2 पालियों के अंदर बटा होता है और प्रत्येक पाली आगे 1-2 और पालियों में बटी होती है। तो एक परागकोश के अंदर कुल कितनी पालियां होगी भी? 4 पालियां होगी। प्रत्येक पाली को लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक परागकोश के अंदर कितनी लघु बीजाणुधानियां पाई जाती है भी? 4। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं भी ये जो 4 लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, इस 4 में से प्रत्येक लघु बीजाणुधानी, प्रत्येक पराग पाली को क्या कहते हैं भी? हाँ भाई, हाँ ये कोड दो भाई, लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो सीधी सी बात है भी, एक परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां हो गई? एक परागकोश बराबर 4 लघु बीजाणुधानी। लास्ट अपन ने पढ़ा था परागकोश की संरचना, एक हल्की फुल्की संरचना बनाई थी, एक और संरचना बनाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर 3 संरचनाएं दी गई है, तीनों आपको बता देते हैं ना। तो देखिए, यदि परागकोश की संरचना की बात करें तो परागकोश जो है आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अब ये इस परागकोश की बात करें तो अपन ने कहा था भी एक परागकोश को या किसी पराग कण के अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो अपने को 2 चीजें दिखाई देती हैं, एक तो पराग भित्तियां दिखाई देगी और दूसरा दिखाई देता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, अब यदि इस परागकोश को अपन देखते हैं तो सबसे पहले तो अपने को पराग भित्तियां दिखाई देती हैं। जैसे ये जो सबसे बाहरी पराग भित्ति है, इस बाहरी पराग भित्ति को क्या कहा जाता है भी? इसे कहा जाता है एपिडर्मिस, और इसे हिंदी में क्या कहा जाता है भी? बाह्य त्वचा। ठीक है,
दूसरा यदि बात करें तो ये जो बाह्य भित्ति है या एपिडर्मिस जो है, इस एपिडर्मिस के नीचे एक और ऐसी परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है एंडोडर्मिस। और इस एंडोडर्मिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? अंतस्थीसियम। ठीक है। और ये जो एंडोडर्मिस है, इस एंडोडर्मिस के नीचे एक और परत पाई जाती है। इस परत को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मिडल लेयर, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? मध्य परत। ठीक है भाई। तो सबसे बाहर तो एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस के जो नीचे वाली परत है उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। एंडोडर्मिस के आगे और परत है, उसे क्या कहा जाता है? मिडिल लेयर या मध्य परत कहा जाता है। अब ये जो मध्य परत है, इस मध्य परत के अंदर भी और एक परत पाई जाती है ऐसे बड़ी सी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है टेपिटरम। और इस टेपिटरम के अंदर जो एक सूक्ष्म कोशिका पाई जाती है, इस कोशिका को क्या कहा जाता है भी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्यों पढ़ रहे हैं भी? कहां जरूरत पड़ी पढ़ने की? तो अपन ने जो पराग कण पढ़ा है कि जो नर युग्मक होता है पराग कण, वो पराग कण जब मादा युग्मक के पास जाता है तो नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण करता है। वो युग्मनज आगे जाके भ्रूण बनाता है और उस भ्रूण से बीज और बीज से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, यह इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या बनेंगे? पराग कण बनेंगे, और वही पराग कण आगे जाकर नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो अभी तो अपन कह सकते हैं यदि पराग कण की संरचना को देखेंगे तो पराग कण की संरचना के अंदर दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो ये वाली जो है, ये सभी तो क्या है? पराग भित्तियां, और एक अपने को वहां पर क्या दिखाई देती हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई देती है। ठीक है। चलिए अब इसको यहां से एक काट के देखे तो अपने को कैसी दिखाई देती है? यहां से ऐसे मान के चलो भाई, चारों एक जैसी होती है, यहां से काटे तो कैसी दिखाई दे? तो ये अपने को कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब इसमें भी सबसे पहले यदि इसकी बात करें तो ये तो क्या हो जाएगी? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाली जो परत है उसे क्या बोलते हैं भी? एंडोडर्मिस। इसके अंदर जो परत है उसे बोलते हैं मिडिल लेयर या मध्य परत। और मध्य परत के अंदर जो है कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये वाली जो संरचनाएं हैं, इस संरचना को क्या कहा जाता है? टेपिटर्म। और टेपिटर्म के भीतर ये वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है भी। देखो ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि आगे अपन बात करेंगे पराग कण की। तो पराग कण का निर्माण है वो किसके माध्यम से होता है? इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है जब कोशिका विभाजन होगा, 2 से 4 नई कोशिकाएं बनेगी, उस कोशिकाओं में गुण सूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाएगी। इस कारण उसे क्या कहा जाता है?
अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार की संरचना जो है वो किसकी होती है, परागकोश की होती है। ठीक है भी, तो परागकोश की संरचना को या परागकोश जो है उसके अनुप्रस्थ काट को लेते हैं तो वहां पर एक तो अपने को पराग भित्तियां दिखाई देती हैं और एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका दिखाई देती है। सबसे बाहरी परत होती है उसे बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहा जाता है, उसके अंदर परत होती है उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है, मध्य में परत होती है उसे मध्य परत कहा जाता है, उसके अंदर जो मोटी परतें पाई जाती है उसे टेपिटर्म बोलते हैं और टेपिटर्म के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। अब सबसे पहले यदि अपन बात करें एपिडर्मिस या इसे कहा जाता है बाह्य त्वचा। अब इस बाह्य त्वचा के अंदर यदि अपन बात करें तो इसकी क्या खासियत है भी, बाह्य त्वचा है मतलब सबसे बाहर की ओर उपस्थित होती है। किसके बाहर होती है भी, परागकोश के। तो परागकोश की सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। अब सबसे बाहर की ओर है और इसमें एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। वो रासायनिक पदार्थ इस बाह्य त्वचा के अंदर पाया जाता है। इस कारण एपिडर्मिस जो है पूरे परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। परागकोश है, उस परागकोश के अंदर पुंकेसर भी है, इस तरीके से परागकोश जो है उसके अंदर परागकण बनता है, तो उस परागकण की सुरक्षा करने का कार्य जो है वो कौन करती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब सबसे बाहरी परत है और पूरे परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, तो पहली बात क्या हो जाएगी भी, यह परागकोश की सबसे बाहरी परत है। दूसरा अपन क्या लिखेंगे, यह परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। अब लिखना आपको इतना ही है। अब पहले ये लिखवा लेते, तो डायग्राम इसलिए बनाए कि आपको पता चले भी वास्तव में वो परागकोश के अंदर कहां पर पाई जाती है ना, मध्य परत कहां पर पाई जाती है, टेपिटर्म कहां पर पाई जाती है, फिर उसके अंदर जो है अपन थ्योरी थोड़ी थोड़ी लिखवा लेंगे। ठीक है, तो एपिडर्मिस का कोई इतना कार्य है नहीं, यह एक तो परागकोश की सुरक्षा करेगी और परागकण जो है उस परागकण की सबसे परागकोश की जो है सबसे बाहरी परत है और परागकोश की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, चलो दूसरी कौन सी है अभी, लिखोगे क्या पहले, पेन चेंज करूं क्या, ओ रेड दिखता नहीं है ना, तो पहले बोल देते ब्लैक कर दूं क्या, व्हाइट करूं क्या, ये ब्लैक ठीक है ना, हाँ तो बोले व्हाइट कर दो, व्हाइट कैसे दिखेगी फिर। चलो अब दूसरी कौन सी है भी, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की क्या खासियत है भी, आप में से कोई हल्का फुल्का बता सकता है क्या, नहीं पता क्या क्या, हाँ वो तो बात आपकी सही है। सबसे बाहरी परत कौन सी है भी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की नीचे वाली परत कौन सी है भी, एंडोडर्मिस। ये तो आप सबको पता ही है भी, देख ही लिया। लेकिन इसका मुख्य कार्य क्या है भी, अपन ने जब ये पूरा डायग्राम पढ़ा, अरे ये अब देखो सबसे बाहर जो है एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपिटर्म, फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका। अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा, परागकण बन जाएंगे। अब परागकण अंदर कुछ काम के है क्या, कोई काम के नहीं है। तो ये जो मिडिल लेयर है ये परागकोश के फटने में सहायता करेगी। इसके कारण परागकोश फटेगा और जब परागकोश फटेगा तो ये परागकण जो है वो कहां पर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और बाहर आके कहां जाने का प्रयास करेंगे, वृत्तिकाग्र तक जाएंगे, तब जाके निषेचन की क्रिया होगी।
तो पराग कोश के फटने में सहायता कौन करती है? एंडोडर्मिस जो है ये पराग कोश के फटने में सहायता करती है। क्या? मिडिल लेयर फटने में सहायता नहीं करती, वो पोषण प्रदान करने का कार्य करी। उसकी 2 से 3 परतें पाई जाती है। देखो क्या हुआ, कब बोला भाई? अभी मिडिल लेयर बोला गया? नहीं, मिडिल लेयर नहीं। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? एंडोडर्मिस। अरे तो गलती से बोल दिया होगा भाई, बाकी करती कौन है? एंडोडर्मिस। यदि बोल दिया तो गलती से बोल दिया होगा। अब ऐसा नहीं कि मैंने मिडिल लेयर बोला तो मिडिल लेयर होगा, नहीं होगा तो यही है ना। अब देखो एंडोडर्मिस की यदि बात करें तो अपन कह सकते हैं यह एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ठीक है, और कार्य क्या करती है भी? पराग कोश के फटने को बोलते हैं स्फुटन, है ना। पराग कोश के स्फुटन या इसे कहा जाता है फटना, है ना, स्फुटन में सहायता करती है। ठीक है, तीसरी परत कौन सी थी? मध्य परत का क्या कार्य होता है भी? यदि मध्य परत की बात करें तो एक परागकोश के अंदर मध्य परत की लगभग 2 या 3 परतें पाई जाती हैं। थोड़ी मोटी परत होती है, उसकी 2 या 3 परतें पाई जाती हैं। इसका कार्य क्या होता है भी? अब पूरा परागकोश है तो उसको पोषण भी चाहिए, तो मध्य परत जो है परागकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है और उसके बाद जो है ये मध्य परत नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं इसकी 2 से 3 परत पाई जाती है। और कार्य क्या करती है भी? पराग कोश को पोषण प्रदान करती है। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? उसके पश्चात नष्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसी परत अपनी कौन सी परत होती है भी? मध्य परत। ठीक है, मध्य परत के बाद कौन आता है भी? टेपिटर्म। टेपिटर्म है, लेकिन किसको पोषण प्रदान करेगा भी? वो तो पूरे परागकोश को पोषण प्रदान करती थी मध्य परत, लेकिन टेपिटर्म जो है ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे देखो ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? ये वाला टेपिटर्म करता है। जैसे ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये टेपिटर्म है, तो इसको पोषण प्रदान करने का कार्य, पोषण क्यों चाहिए भी? यदि अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो भी इसको कुछ न कुछ पोषक पदार्थ चाहिए, पोषण चाहिए, तो ये पोषण कहां से प्रदान करेगी? इस टेपिटर्म से प्रदान करती है। ठीक है, और दूसरा आप ये भी देख सकते हो टेपिटर्म जो है वो सबसे मोटी परत है। एपिडर्मिस भी देख ली, एंडोडर्मिस, मध्य परत और टेपिटर्म। टेपिटर्म को देखोगे तो सबसे मोटी परत परागकोश के अंदर कौन सी होती है? वो भी टेपिटर्म ही होती है ना। तो इसमें पहली बात तो यही लिखोगे, यह परागकोश में सबसे मोटी परत होती है।
ठीक है भी। दूसरा यदि बात करें तो टेपिटर्म जो है एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करती है या एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करती है। वो कौन सा है भी, आप में से कोई बता सकता है क्या? स्पोरोपोलेनिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का स्त्रवण करती है। वो स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, सबसे बाहरी त्वचा है उस बाहरी त्वचा के अंदर चला जाता है, ठीक है, और बाहरी त्वचा के अंदर जाके वो पूरे के पूरे पराग कोष की सुरक्षा करने का कार्य जो है वो करता है। स्पोरोपोलेनिन क्या है भी, ऐसी उसमें क्या खासियत है? तो स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिस पर भौतिक कारकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भौतिक कारक कौन कौन से हैं भी, अब जैसे ताप है, दाब है, नमी है, आर्द्रता है, इन सब का स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये बाह्य त्वचा के अंदर जाएगा तो सीधी सी बात है, जो परागकोश है उस परागकोश पर ताप, दाब, नमी, आर्द्रता इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाई आपने ऐसे सुना होगा कि परागकोश जो है इसका जीवाश्म नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भाई? जैसे यदि कोई लकड़ी जमीन के अंदर चली जाती है तो सीधी सी बात है कि अपना जो धरातल है बहुत ही गर्म है, गर्म होने के कारण लकड़ी धीरे धीरे एक जीवाश्म में परिवर्तन हो जाती है, कोयले में परिवर्तन हो जाती है। लेकिन ये जो परागकोश है ये कोयले में परिवर्तन नहीं होता या इसका जीवाश्म नहीं बनता। इसका रीजन भी यही है। क्यों भी? क्योंकि इसके अंदर स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है और स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ पर ताप, दाब, नमी, आर्द्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस कारण ये परागकोश की क्या करता है भी, सुरक्षा करने का कार्य करता है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई, यह परागकोश की सबसे मोटी परत होती है। दूसरा अपन कह सकते हैं यह एक रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करता है। ठीक है भाई, चलो ये लिख लो, है ना। या एक और बात लिखो तो ये लिख लेना कि ये जो परागकोश है एक यूबिस कण का निर्माण करता है, उस यूबिस कण से क्या बनते हैं, स्पोरोपोलेनिन बनता है। लिखवाऊं क्या वो? चलो तो इससे पहले एक और लाइन लिख लेना, है ना। टेपिटर्म यूबिस कण बनाते हैं। यूबिस कण का स्त्रवण करते हैं, जो क्या बनाते हैं भी, स्पोरोपोलेनिन का निर्माण करता है। ठीक है भी, ये हल्की फुल्की परागकोश